Good evening, friends. Today we'll talk about obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी नींद की बीमारी है जिसमें हमको जानकारी हुए बगैर हमारी सांस नींद के दौरान थोड़ा रुक जाती है. It causes involuntary cessation of breathing during sleep. जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका, वो सोने के टाइम में ब्लॉक हो जाता है. कारण उसके बहुत सारे होते हैं. तो वो ब्लॉक होने की वजह से बारी बारी आपको सोते टाइम सांस रुक जाती है, या तो कंप्लीट रुक जाती है, या तो ब्रीदिंग थोड़ी सी कम हो जाती है नींद के दौरान. तो जब ऐसा होता है तो पेशेंट की या जिसमें इंसान को दिक्कत है उसकी नींद बारी बारी टूटती है, वो नींद में उठता है और उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होते हैं. एपनिया हम जिसको कहते हैं वो बेसिकली एपिसोड है जिसमें हमारी ब्रीदिंग कम हो जाती है, और ये ब्रीदिंग कम होने का एपिसोड कम से कम 10 सेकंड्स तक होता है. और ये 10 सेकंड्स का ब्रीदिंग एपिसोड, जो ब्रीदिंग स्टॉपेज एपिसोड है, वो नींद में कई बारी होता है पूरे रात में. इसके कारण या तो नेक में होते हैं, या फिर ब्रेन में होते हैं, या कंबाइंड होते हैं, मिक्स होते हैं. इसके अलावा हाइपोएपनिया, मतलब कम ब्रीदिंग जब कम हो जाती है, उसको कब कहते हैं? जब डिक्रीमेंट इन एयर फ्लो ऑफ 50% और मोर एसोसिएटेड विद 4% फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड और अराउजल. हाइपोएपनिया हो या एपनिया हो, इससे क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस दोनों पे सेम ही रहते हैं. तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स होते हैं ओबेसिटी, मोटापा, सेंट्रल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, पेट का मोटापा. मेल्स ज़्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए, जैसे एज बढ़ती है हम प्रोन होते हैं. महिलाएं पोस्ट मेंस्ट्रुअल ज़्यादा प्रोन होती हैं. जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, इनकी दवाइयाँ खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और जो लोग हैबिचुअल स्नोर करते हैं रात को और दिन में सोते हैं, ये सब एक नॉन स्ट्रक्चरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं इस परेशानी के लिए. तो सांस रुकना यानी कि एपनिया इवेंट्स, इससे क्या दिक्कत होती है, इससे क्या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है? इससे ये प्रॉब्लम होती है कि जो वेंटिलेशन है, हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जिससे हमारा चेस्ट का प्रेशर कम होता है, और इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो कम होता है तो वो हार्ट को ट्रांसमिट होता है, और हार्ट के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, और हार्ट का प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों ही बढ़ जाते हैं. और उससे क्या होता है कि हार्ट की जो मायोकार्डियम है उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि एपनिया के दौरान जब हमारी ब्रीदिंग रुकी हुई है उस टाइम हमारी ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज सिंपैथेटिक ड्राइव होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मली थ्रू डे परसिस्ट कर सकता है. कौन लोग, जैसे फिर दिन में इन लोगों को क्या होती है? दिन में इन लोगों को, ये लोग हैबिचुअल स्नोरिंग करते होते हैं, और इनकी कभी कभी रात को बारी बारी उठते हैं. रात को जब उठते हैं तो इनको चोकिंग सेंसेशन या गैस्पिंग सेंसेशन होती है, बारी बारी पेशाब भी जाना पड़ता है, रात को स्वेटिंग होती है इनको, और जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते हैं, और मॉर्निंग हेडेक्स इनको हो रहे होते हैं, और दिन में ज़्यादा सोते हैं. और जो लोग ऑटोमोबाइल या वर्क रिलेटेड इस प्रकार का काम है उनका, तो उनको दिन में एक्सीडेंट्स भी कॉमनली हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का कंसंट्रेशन स्पैन कम हो जाता है. तो ये सब डे टाइम सिम्टम्स मरीज को क्या होते हैं इससे? जब रात को उसकी बारी बारी नींद रुकती है और उसको बारी बारी हाइपोएपनिया से, एपनिया की वजह से उसकी ब्रीदिंग रुक जाती है, तो पेशेंट जब सोता है तो और उठता है तो इक्वली टायर्ड होता है. पेशेंट जब उठेगा सुबह तो उसको लगेगा कि जैसे वो सोने गया था वैसे ही उतना ही टायर्ड उठा है. तो सुबह को उसको हेडेक होती है, गले में खराश या सोर थ्रोट वगैरह होता है कभी कभी. और जब पेशेंट कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने लगे जिसमें क्वाइटनेस चाहिए, जैसे बैठ के पढ़ना है या टीवी देखना है, उसको तुरंत फिर से नींद आने लगती है, फिर वो सो जाता है. स्पेशली स्कूल में या काम के दौरान या ड्राइविंग के दौरान, और पूरे दिन में थका हुआ रहता है और उसको नींद आती है. तो स्क्रीनिंग फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अभी हमें कैसे पता चले, हम क्या पूछें, क्या मरीज को हम, जिससे हमें लगे कि मरीज को स्लीप एपनिया की दिक्कत हो सकती है? तो क्या वो उसको बैठते ही या पढ़ने के टाइम नींद आती है? क्या टीवी देखने के टाइम वो बैठे बैठे सो जाता है? या फिर इनएक्टिव बैठा हुआ है कहीं भी पब्लिक प्लेस में, थिएटर में, तो क्या सो जाता है वो?
या फिर किसी की कार में बैठा हुआ है तो 1 घंटे भी बैठ गया तो सो जाता है, या फिर लाइंग डाउन टू रेस्ट इन आफ्टरनून व्हेन सर्कमस्टेंसेस परमिट, या किसी से बैठे बैठे बात करते टाइम सो जाता है, या फिर खाना खाया दोपहर को और तुरंत ही बैठते ही सो गया, या फिर कार ट्रैफिक में थोड़ी देर के लिए रुकी, उतना ही भी देर में क्या उसको नींद आ गई। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हमको अगर हम पूछें या अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो हमको इंडिकेटर मिल सकता है कि हमें शायद स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं स्लीप एपनिया की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इससे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काफ़ी बैडली इफेक्ट होता है। कैसे होता है? जैसे स्लीप फ्रेगमेंटेशन होती है, आपकी नींद टूट टूट के आपकी पूरी होती है या पूरी नहीं होती है, तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, इससे आपका कॉग्निटिव फंक्शंस, आपके हायर फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शंस प्रॉब्लम में आते हैं। इसके अलावा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं रात को, और इन सब का हीमोडायनेमिक इफेक्ट आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पड़ता है। एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है आपकी बॉडी में जनरेट हाइपोक्सीमिया की वजह से, और फिर इन सब से हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऐसी सब बीमारियां डेवलप होने में ये बहुत रोल प्ले करता है। तो इसका इलाज कुछ है, इसका इलाज डिपेंड करेगा कितने सीवियर सिम्टम्स हैं और साथ में मेडिकल कॉमोर्बिडिटीज क्या है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होते हैं, स्लीप स्पेशलिस्ट सीपैप थेरेपी वगैरह देते हैं। इन जनरल वेट लॉस करने का एडवाइस किया जाता है, और काफ़ी ENT स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी होते हैं जैसे इंट्राऑरल डिवाइसेस एक्सेट्रा। तो पहले सबसे पहले डायग्नोसिस बनना ज़रूरी है, सबसे पहले एक स्क्रीनिंग होना, एक असेसमेंट होना ज़रूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि किस पेशेंट को स्लीप एपनिया हो सकता है, और फिर उसका एनालिसिस, उसकी स्लीप स्टडी होना ज़रूरी है, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट। तो बेसिकली इसकी वजह से ये पेशेंट्स बहुत प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, स्ट्रोक के लिए और एल्वो डिसफंक्शन के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज डेवलपमेंट। तो बेसिकली एक्यूट कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जैसा कि मैंने बताया, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इस्कीमिया, एल्वो हाइपरट्रॉफी एंड फेलियर, कार्डियक एरिथमियाज, ये सब चीज़ें मरीज को होती हैं। थैंक यू।